नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा या हिंदी साहित्य अब वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो इसमें मैंने एक वीडियो आपको पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ की आपको अच्छे से करा दी हैं। जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देख लें। जो मेरे चैनल पे नहीं आए हों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। अब आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो मैंने ये वाला गारसा तारसी वाला तो आपको पहले वीडियो में समझा दिया था, पर फिर मैं आज यहाँ से शुरू करूँगी। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, किसने हिंदी साहित्य लिखना शुरू किया था, कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई। तो पहले विद्वान हुए हैं जो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखी है। गारसा तारसी ने हिंदी साहित्य लेखन का शुरुआत की थी। इस्तवार द ला लिटूर इंदुई हिंदुस्तानी, अपना जो इनका ग्रंथ था जो उसका नाम था इस्तवार द ला लिटूर इंदुई हिंदुस्तानी, जो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले शुरुआत किसने की थी हिंदी साहित्य लिखने की। तो ये फ्रेंच थे, फ्रांसीसी विद्वान थे गारसा तारसी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। या कई बार पूछा जाता है इस्तवार द ला लिटूर इंदुई हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो कई बार नाम पूछा जाता है, तो कई बार नाम दिया होता है या उसका लेखक पूछा जाता है या पहले साहित्य लेखन की शुरुआत किसने की थी। ये इसलिए इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट करते जाएं, पेन और कॉपी भी साथ में रखें। तो इनकी रचना फ्रेंच भाषा में 2 भागों में हुई। उन्होंने जो ये रचना लिखी इस्तवार द ला लिटूर इंदुई हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखी। प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 1839 में और द्वितीय भाग हुआ था 1847 में प्रकाशित हुआ था। गारसा तारसी ने मैंने आपको इससे पहले कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं वो अच्छे से समझा दी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले देख लें, तब आपकी समझ में आएगा कि वर्णानुक्रम पद्धति कौन सी होती है या विधेयवादी पद्धति कौन सी होती है। तो इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा, वर्णों के अनुसार, यानी अंग्रेजी भाषा में कहें तो अल्फाबेट के हिसाब से इन्होंने लिखा। जो कवियों का परिचय था, कवियों के जो रचनाएं थी, उनका विस्तार से जो विवरण इन्होंने दिया वो था इनका वर्णानुक्रम। जैसे पहले कबीर के साथ केशव, ऐसे क वाले ले लिए, ओ वाले ले लिए, तो इस प्रकार से इन्होंने लिया। इसका प्रकाशन हुआ था, इनके ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था द ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड की ओरिएंटल सोसाइटी के द्वारा। अब दूसरे थे शिव सिंह सेंगर इतिहास लेखन परंपरा में इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था वो इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा था। 2 गारसा तारसी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति पर अपने जो रचना की थी वो उस पे थी। तो मतलब जो इनकी रचना के अंदर जो इन्होंने साहित्य किस हिसाब से लिखा, किन किन कवियों का इन्होंने विवरण दिया, किन किन साहित्य रचनाओं का विवरण दिया, तो वो कवि रचनाएं इन्होंने उसके वर्णों के हिसाब से लिए। यानी पहले उन कवियों का परिचय दिया जो एक अल्फाबेट के हिसाब से चलते थे। जैसे क का पहले दिया, फिर बो का बाद उस हिसाब से इन्होंने, और इसी प्रकार से रचनाएं भी लिखी। तो इसको वर्णानुक्रम पद्धति कहा जाता है। तो रचना थी इनकी शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज। तो ये भी 2 भागों में प्रकाशित हुई। शिव सिंह सरोज 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1883 में और द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था 1888 में। इन्होंने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और कृतियों का विवरण अपने शिव सिंह सरोज में दिया है। 1000 छोटे बड़े जितने भी कवि हुए हैं उनके जीवन चरित्र व उनकी कृतियों का विवरण विस्तार से इसमें दिया है अपने शिव सिंह सरोज जो उनकी रचना थी। शिव सिंह सरोज एक लगभग काफ़ी बड़ा ग्रंथ तो नहीं था। इससे जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, इससे मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा। इन्होंने 5000 कवियों का परिचय दिया था, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण
कृति थी ये शिव सिंह सरोज, जिनकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883, मैंने बता दिया, पहले रचना 1883 और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1888 में। लगभग इन्होंने एक छोटे बड़े 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्य रचनाएं, कविताओं का इसमें उदाहरण दिया था। उन्होंने सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया हुआ है। इन्होंने जितने कवियों का इन्होंने अपने रचना में इन्होंने विवरण दिया, तो उनका इन्होंने रचना जन्म काल और रचना काल भी इन्होंने विस्तार से दिया हुआ है। अब इनके जो वो थे, क्या बोलते हैं, इनका जो एक विशाल ग्रंथ, इसलिए इतिहास ग्रंथों की रचना, इसको जो इनका ग्रंथ था, मैंने अभी आपको बताया कि ये विशाल का ग्रंथ तो नहीं कह सकते हैं, लगभग इसमें 1000 कवियों का वर्णन था। विशाल का ग्रंथ तो मिस्र बंधुओं ने दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने मुख्य बिंदु जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उन्हीं को दिया हुआ है। और इतना तो इतिहास जितना बताएंगे तो वो तो फिर वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसलिए मैंने जो मेन पॉइंट है वो नोट करके रखे हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लें या तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें और फिर ऐसे अच्छे से समझ जाएं। तो अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरे रचनाकार हुए हैं नंबर वाइज, पहले गार्सर ततारसी, दूसरे शिव सिंह सेंगर और तीसरे हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अब जो पहले हुए हैं गार्सर ततारसी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने तो वर्णन क्रम पद्धति पर रचना की, लेकिन जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन हुए हैं उन्होंने कालानुक्रमिक पद्धति पर रचना की। कालानुक्रमिक पद्धति क्या थी कालों के हिसाब से, ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, इसलिए मैं तभी बोल रही हूँ बार बार कि पिछली वीडियो आप देख लें। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इनका ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इसका प्रकाशन किया था एसआई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में एक विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ, विशेषांक के रूप में करवाया गया था। अनेक विद्वानों ने, जिनके डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख थे, इस ग्रंथ को सही अर्थों में, किशोरीलाल गुप्त ने सही अर्थों में इस ग्रंथ को साहित्य लेखन इतिहास ग्रंथ इसको माना। पहली बार काल विभाजन का मतलब जो काल विभाजन इन्होंने किया, तो पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया था किसने? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में। इससे पहले जो गार्सर ततारसी और शिव सिंह सेंगर हुए हैं ना, इन्होंने काल विभाजन नहीं किया था, इसका विवरण कहीं मिलता नहीं है। लेकिन जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन हुए हैं, उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उन्होंने काल विभाजन इसमें किया था। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में भक्ति काल को, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। तो कई सारे अधिकांश उसमें पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने पुस्तक किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो हिंदी साहित्यिक ग्रंथ था। आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम दिया, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया, तो इन्होंने चारण काल इसको नाम दिया। अब किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य ग्रंथ माना है। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। अब अगला था, ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति के आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। हिंदी कवियों को, जो अन्य भाषा के कवि थे, यानी जो इन्होंने संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश के कवियों को इस परिधि से क्या कर दिया? निकाल दिया। केवल हिंदी कवियों को ही इन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में क्या दिया? स्थान दिया। अब इसके बाद अगले आते हैं हमारे मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु का सबसे बड़ा ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधु में ये 3 भाई थे। मिश्र बंधु में 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी इनकी, ये लिखी थी। इसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, और ये भी कालानुक्रमिक पद्धति पर आधारित थी। अभी मैंने बताया कि कालानुक्रमिक पद्धति पे इस सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु थी। इन्होंने जो रचना लिखी वो 4 भागों में लिखी। 4 भागों में जो मिश्र बंधु विनोद था, ये 4 भागों में हुआ। 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में, और चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1914
1914 में। तीन भाग तो 1913 में और चौथा 1914 में। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे। अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से थे। पहले थे श्याम बिहारी, दूसरे सुख बिहारी और तीसरे थे गणेश बिहारी। इन तीनों को मिला करके मिश्र बंधु कहा जाता था। इन तीनों को मिला के श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र बंधु इनको कहा जाता था। तीनों भाई ने मिलकर के ये ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, जो कालानुक्रमिक पद्धति पर था, जिसके 4 भागों की रचना की। 3 भाग प्रकाशन हुए 1913 में और 14 भाग का प्रकाशन हुआ था 1914 में। इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद मैंने अभी बता दिया 4 भागों में प्रकाशित। एक विशालकाय ग्रंथ था ये और इसमें 5000 कवियों का वर्णन था। सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य का माना जाता है। इन्होंने 5000 कवियों का विवरण, उनकी रचनाएं, उदाहरण सहित उनकी कविताएं जितनी भी थी, जिसका भी उन्होंने विवेचन किया, जिसका वर्णन किया अपने ग्रंथ में, तो 5000 कवियों का इन्होंने क्या किया था, वर्णन इसमें किया था। अगले इसमें संपूर्ण रचना 8 खंडों में विभाजित थी। जो संपूर्ण चार भाग इन्होंने लिखे, 4 भाग लिखे और चारों भागों को 8 खंडों में विभक्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हर खंड का मतलब जितने भी कवियों का विवेचन किया है, उतना विस्तार पूर्वक इन्होंने विवेचन किया उनका, विस्तार पूर्वक, तभी तो ये इतना बड़ा ग्रंथ बन गया। विस्तार पूर्वक विवेचन किया, तभी रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल के कवियों का विवरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया, तो वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। इन्होंने खुद ये स्वीकार किया था रामचंद्र शुक्ल ने कि मिश्र बंधु विनोद से मैंने रीति काल के कवियों का विवरण लिया हुआ है। तो इतना बड़ा ये विशालकाय। तो इसमें मुख्य वही था कि क्या था ये मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद था, किस पद्धति पर था, कालानुक्रमिक पद्धति पर था। ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ, 4 भागों में हुआ। कितने खंडों में हुआ, 8 खंडों में हुआ। प्रथम 3 भाग प्रकाशित एक साथ हुए थे 1913 में और चौथा भाग हुआ था 1914 में। 3 भाई कौन कौन से थे, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी। और कितने कवियों का इन्होंने विवरण किया, तो 5000 कवियों का इसमें विवरण दिया गया था। मुख्य अगले थे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का सबसे अच्छा मतलब हिंदी साहित्य के इस जो साहित्य इन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा, तो सबसे प्रमाणिक साहित्य जिसको कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, आज हिंदी साहित्य के जगत में सबसे प्रमाणिक इतिहास माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति पर ये ग्रंथ लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने ही विधेयवादी पद्धति से प्रारंभ किया था और विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। ये लिखा था उन्होंने 1929 में। सबसे प्रमाणिक ग्रंथ इनका मिलता है और इन्हीं के ग्रंथ के आधार पे आगे का कालक्रम, हिंदी साहित्य के जगत का कालक्रम शुरू होता है। तो ये प्रकाशित किया था नागरिक प्रचारणी सभा ने। सबसे पहले इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसका नाम हिंदी शब्द सागर की भूमिका थे। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य की भूमिका था। हिंदी साहित्य का इतिहास तो बाद में इसका नाम पड़ा। पहले जो नागरिक प्रचारणी सभा ने इसको प्रकाशित किया था, तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया था। बाद में इसका नाम बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया गया। मेन था रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, विधेयवादी पद्धति पर था और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा यह प्रकाशित किया गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। बाद में इसका नाम रख करके हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, और 1000 कवियों का ही इन्होंने वर्णन दिया। जैसे मिश्र बंधुओं ने तो 5000 कवियों का, उनका तो सबसे विशाल का ग्रंथ था, लेकिन इन्होंने 1000 कवियों को शामिल किया। उनका विवरण, उनके कृतियाँ, उनके जो कविताएँ थी, उसका विवरण उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सगुण और निर्गुण, सगुण धारा और निर्गुण धारा में रामचंद्र शुक्ल ने ही विभाजित किया था। और हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में विभक्त, इन्होंने 4 कालखंडों में विभक्त किया और चारों कालखंडों का दोहरा नामांकन किया। मतलब 2 नाम दिए, एक कालखंड को 2 नाम दिए। तो पहला था आदिकाल, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा। तो दूसरा था, आगे आपको अच्छे से समझाएंगे कि आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल क्यों कहा, या पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल,
उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। अब विक्रमी संवत में ये हुआ आदिकाल 1050 ईस्वी से 1050 विक्रमी संवत से 1375 और मध्यकाल पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा वो हो गया 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 तक। जैसे आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, आदिकाल 1050 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से 1984, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल। इस प्रकार इसको अच्छे से याद कर देना। ज़्यादातर पूछा रामचंद्र शुक्ल का ही कालखंड है और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इसको अच्छे से याद कर देना। अब अगला था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की रचना थी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा भाग प्रकाशन नहीं हुआ था, इसलिए इसको एक अधूरा ग्रंथ मानते हैं कि इन्होंने रचना तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास की 2 भागों में की थी, रचना तो 2 भागों में की थी, लेकिन इनका एक ही भाग प्रकाशित हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साहित्यकार की रचना का, जो हिंदी साहित्यकार थे, इनकी किस राम कुमार वर्मा का नाम दिया होगा, तो इन्हीं का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ था। पहला भाग 1938 में हुआ, तो यह एक अधूरा ग्रंथ तभी माना जाता है। केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन है, भक्ति काल से आगे का विवेचन दूसरे ग्रंथ में था जिसका प्रकाशन कभी नहीं हुआ। इन्होंने भक्ति काल तक का विवेचन एक पहले ग्रंथ में किया था जो 1938 में प्रकाशित हुआ, लेकिन दूसरे ग्रंथ इससे आगे का वर्णन, भक्ति काल से आगे रीतिकाल या ये आधुनिक काल का वर्णन दूसरे ग्रंथ में था, जो दूसरा भाग था इसमें था, लेकिन दूसरा भाग कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ, इसलिए इसको एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने आदिकाल को अपने ग्रंथ में, अपने साहित्य में चारण काल या संधिकाल नाम दिया था, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, इन्होंने इसको चारण काल या संधिकाल कहा था राम कुमार वर्मा ने। अब अगले हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर 3 साहित्य रचनाएं की थी। पहली थी हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी थी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरी थी हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 की थी। अब इसको अच्छे से याद रखना कि 3 किसने लिखी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 रचनाएं की थी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3 थी इनके। शुक्ल जी ने जिसे वीरगाथा काल नाम दिया था, द्विवेदी जी ने उसे आदिकाल नाम दिया। शुक्ल जी आदिकाल नाम वैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था इसको, वीरगाथा काल को। बाद में रामचंद्र शुक्ल ने भी उसको आदिकाल नाम भी दिया, वीरगाथा काल को। अब अगले हुए हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त रचना थी इनकी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जो मुख्य जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उनको ही इन्होंने लिया हुआ है। वैसे तो साहित्य रचनाकार 24 रचनाकारों का वर्णन मैंने आपको पहले बता दिया है, कौन कौन से उनकी पुस्तकें थी और कौन कौन से रचनाएं थी और उसमें मुख्य बात क्या थी, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई हुई हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखी है पहले उसको देख लें। तो गणपति चंद्र गुप्त की हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा था 1965 में। डॉक्टर गुप्त ने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा, लेकिन इस गणपति चंद्र गुप्त ने 3 कालखंडों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसमें इन्होंने कौन कौन से प्रारंभिक एवं मध्यकाल में 3 प्रकार के काव्यों को स्वीकार किया। अब इन्होंने कालखंड तो 3 बताए, लेकिन उन कालखंडों को अलग अलग भागों में भी विभाजित किया। 3 कालखंड बताए, पर प्रथम कालखंड को इन्होंने अलग अलग भागों में विभाजित किया। जो प्रारंभिक या मध्य कालखंड था, इसको इन्होंने 3 भागों में फिर बताया। तो काव्यों के 3 प्रकार के काव्यों को स्वीकार किया। एक धर्माश्रित काव्य थे,
जो धर्म पे आधारित थे, लोकाश्रित थे और राज्याश्रित थे। अब इसका विस्तार से विवेचन जब इनका कालखंड आएगा तब उस टाइम उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि धर्माश्रित क्या थे, लोकाश्रित क्या थे और राज्याश्रित क्या थे। अभी आप इतना समझ जाएं कि किसने कैसा इसका कितने कालखंडों में इसको विभाजन किया। आधुनिक काल का विकास एवं स्वतंत्र रूप से वो मानते हैं कि आधुनिक काल का विकास तो स्वतंत्र रूप से हुआ था। आधुनिक काल और प्रारंभिक काल व मध्यकाल जो था, प्रारंभिक काल और मध्यकाल में जितनी रचनाएं लिखी गई, कई तो धर्माश्रित थी, मतलब धर्म पे लिखी गई, कई लोकाश्रित थे, लोगों के आचरण व्यवहार, उठना बैठना, रीति रिवाजों पे लिखी गई, और कई राज्याश्रित थे। राज्याश्रित मतलब जो राजाओं के जो लेखककार, जो कुल गुरु हुआ करते थे, जो रचनाएं करते थे, तो वो अपने राजाओं की प्रशंसा में ही रचनाएं किया करते थे उस टाइम। अब ज़्यादातर उस टाइम के ग्रंथ ऐसे ही हैं जो राज्याश्रित हैं, जो राजाओं के जो उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे, तो उनकी प्रशंसा में ही ग्रंथ लिखे जाते थे, चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो, चाहे वो दूसरे कहानियों के माध्यम से हो। तो राजाओं की प्रशंसा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनके ही बारे में ज़्यादातर लिखे जाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभिक काल और मध्यकाल को इस प्रकार की काव्यों को इन्होंने स्वीकारा है। अब अगला था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास संपादित किया था नागरी प्रचारणी सभा ने, जो सबसे बड़ा इतिहास इसके बाद लिखा था मिस्र बंधुओं के बाद, जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ और इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों द्वारा संपादित किया गया। नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया, लेकिन ये 16 खंड इन्होंने लिखे और प्रत्येक खंड, जितने भी खंड थे, वो प्रत्येक खंड एक विद्वान नहीं बल्कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखा गया, संपादित किया गया था। अब काल विभाजन, अब अगला हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि काल विभाजन कौन कौन से हुए हैं। तो अब है हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामांकन। हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रचलित और प्रमाणिक का नामांकन किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, और इन्हीं का जो नामांकन है यही ज़्यादातर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। लेकिन कई बड़े बीच में से भी पूछ लेते हैं। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पहले था आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। जो वीरगाथा काल इन्होंने क्यों कहा, तो इसको तो हम डिटेल में आगे जब वीरगाथा काल आएगा तो उसके बाद पढ़ाएंगे, लेकिन अभी केवल नामांकन आप समझ जाएं। जो विक्रमी संवत 1050 से 1375 था, जो ईस्वी सन में 1000 से 1350 था। दूसरा था पूर्व मध्यकाल, जिसको इन्होंने भक्ति काल कहा। जो भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700 और ईस्वी सन में 1350 से लेकर 1650 था। अगला था उत्तर मध्यकाल, जिसको इन्होंने रीतिकाल कहा। रीतिकाल को इन्होंने 1700 से लेकर 1900 तक और 1650 से लेकर ईस्वी सन में 1850। आधुनिक काल गद्य काल 1900 से लेकर के और 1984 तक या अब तक भी इसको आप मान सकते हो। और अगला था 1950 से अब तक। जो औरों ने क्या कौन कौन सा काल विभाजन किया, ये तो मैंने केवल रामचंद्र शुक्ल का आपको बताया है, लेकिन डिटेल में अब आगे इसके बारे में समझते। काल विभाजन व नामांकन। काल विभाजन कई आधार पर हो सकते हैं, कई आधार पर किए गए हैं कालों का विभाजन। पहला था कर्ता के आधार पर, मतलब कर्ता के आधार पर कि किन्होंने काल विभाजन किया, तो ये था। तो कर्ता के आधार पर जैसे आपने देखा होगा प्रसार युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, तो ये काल विभाजन हुए हैं कि जिस काल में जिन्होंने मुख्य रूप से मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, मुख्य कार्य किया। जैसे प्रसार युग था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें मुख्य योगदान था, तो उनके नाम पे पड़ा। भारतेंद्र युग का नाम भारतेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान इस युग में रहा है, बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं, तो इसलिए इसका नाम भारतेंद्र युग पड़ा। द्विवेदी युग जैसे अलग अलग, प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद जी का योगदान था, तो जयशंकर प्रसाद के नाम से, भारतेंद्र जी के नाम से, और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तो इस प्रकार कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला था, जो मुख्य जो जिनकी भूमिकाएं रही हैं उनके नाम से पड़ा। अब अगला था प्रवृत्ति के आधार पर कि उस काल में किस प्रकार की प्रवृत्तियां हुई, किस प्रकार की घटनाएं हुई, तो उस आधार पर जो काल विभाजन हुआ। जैसे भक्ति काल में भक्ति संबंधित जितनी भी रचनाएं थी, जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य, जैसे ऐसे काव्य ज्यादातर लिखे गए, तो उसको भक्ति काल नाम दिया गया। भक्ति परक रचनाएं
हुई, यानी जो ऐसी रचनाएँ थी जैसे राम काव्य लिखे गए, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हुए हैं, जो उन्होंने कृष्ण काव्य लिखे, तो भक्ति भाव से संबंधित जो रचनाएँ इस काल में हुई तो इसको भक्ति काव्य कहा गया। संत काव्य इस जैसे संत जो हुए हैं, जो रचनाकार जो संत हुए हैं, उन्होंने जो काव्य रचनाएँ की जैसे कबीर थे, न तो ये भक्ति काव्य में आते हैं और न उसमें आते हैं। तो ये इस प्रकार के जो थे वो संत काव्य में आ गए। सूफी काव्य लिखे गए, रीति काव्य लिखे गए। अब आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी कि किस काल में कौन से काव्य और किसमें क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या-क्या इसमें प्रवृत्तियाँ थी। पर अभी ये समझ जाएँ कि प्रवृत्ति के आधार पर मतलब जिस काल में जो कार्य ज़्यादा हुए उसके आधार पर उस काल का नामांकन हुआ। अगला था विकासवादिता के आधार पर। विकास जिस काल में जिस प्रकार का विकास हुआ, तो जैसे आदिकाल हो गया, आदिकाल में जैसे कुछ न था उस टाइम, कुछ ज़्यादा विकास न था उसका, ऐसे ही लोग रहन सहन ऐसा ही था, तो उस प्रकार से आदिकाल। आधुनिक काल एक विकास काल का नाम दिया गया, तो मध्यकाल हो गया। अगला था सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के, उस टाइम जो घटनाएं, सांस्कृतिक घटनाएं हुई, राष्ट्रवादी धारा रही ज़्यादा उस टाइम, जैसे जिस टाइम देश स्वतंत्र हुआ उस टाइम राष्ट्रवादी जैसे राष्ट्र प्रेमी जो लोग थे, रचनाकार थे, देश प्रेमी गीत लिखे गए, देश राष्ट्रवादी गीत लिखे गए, तो इसको राष्ट्रवादी धारा लिखा गया। स्वतंत्रोत्तर युग जिन्होंने उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जिन्होंने रचनाएं की और उससे संबंधित रचनाएं की, जो आंदोलन हुए, जैसे स्वतंत्रता के संबंधित जितने भी आंदोलन हुए उस टाइम के उस वैसे रचनाएं हुई, तो उसका नाम उस आधार पर पड़ा। अब अगला था प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन। कौन कौन सा था? पहला मैंने आपको बता दिया कि गारसा और तारसी व शिव सिंह सेंगर, गारसा व तारसी व शिव सिंह सेंगर जो पहले हुए हैं, जो पहले रचनाकार गारसा व तारसी जो फ्रेंच विद्वान थे, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में जो अपने रचनाएं की, वो लिखा, साहित्य लिखा, साहित्य इतिहास लिखा, तो उन्होंने और शिव सिंह सेंगर ने कोई काल विभाजन नहीं किया। अब ये दोनों ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोई काल विभाजन नहीं किया और जिनकी जो रचनाएं थी वो वर्णानुकूलम पद्धति पर आधारित थी, तो इस प्रकार से ये अलग ही हो गए। अब तीसरे काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो उनकी रचना थी, उसमें इन्होंने ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया, अलग अलग भागों में इनको बांटा। कैसे? ग्रियर्सन के काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव था, तो मिश्र बंधुओं, श्याम बिहारी, मिश्र बंधु मैंने आपको बता दिया, 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी, इनको बोलते थे मिश्र बंधु। तीनों भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी थी, जो जिसका 4 भाग थे। पहला 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 14 में प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया, सबसे पहले ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था, ये याद रखना। और फिर जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया, तो मिश्र बंधुओं ने कौन सा काल विभाजन किया था कि अब देखो कैसे किया इन्होंने। पहले इन्होंने कहा, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, इसको इन्होंने आरंभिक काल कहा, और आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जो प्रारंभिक काल था इसको 2 भागों में विभक्त किया, दो भागों में विभाजन। पूर्व आरंभिक काल जैसे पहला, और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को इन्होंने बांटा 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत तक, और उत्तर प्रारंभिक काल को 1344 से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक। अब अगला था इनका माध्यमिक काल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, वीरगाथा के बाद भक्ति काल नाम दिया, तो इसको इन्होंने माध्यमिक काल कहा। तो इसको इन्होंने कहा पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा। आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा और माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल को उन्होंने 1445 से 1650 और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से लेकर 1680 कहा। अब अलंकृत काल, जिसको शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। अब पूछा जाएगा कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तो इन्होंने अलंकृत काल इसको नाम दिया। पूर्व अलंक, इसको भी 2 भागों में,
पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल कहा। 1681 से संवत में है, विक्रमी संवत में 1790, और दूसरा उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889। अब परिवर्तन काल जो आधुनिक काल जो नाम दिया इन्होंने, इसको गद्य काल या आधुनिक काल नाम दिया शुक्ल जी ने, तो इन्होंने इसको दो भागों में बांटा। एक परिवर्तन काल जो 1890 से 1925, और दूसरा वर्तमान काल जिसको इन्होंने कहा 1926 से अब तक। इसको मिस्र बंधुओं ने इस प्रकार से इनको मुख्यतः 3 कालों में, इसको इतने कालों में, 5 कालों में इसको मुख्यतः बांटा, मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा। फिर लेकिन जो अगर आप इसको विस्तृत अगर बताएंगे तो 5 काल इन्होंने इसको बताया है। इस कालखंड का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है, मतलब स्पष्ट आधार इसका तो इन्होंने कालखंड बनाया तो इसका सुस्पष्ट आधार नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ हुआ जाता है, परंतु मिस्र बंधुओं ने इसे 700 ईस्वी 700 विक्रमी संवत से माना है, और 643 ईस्वी 700 विक्रमी संवत यानी 643 ईस्वी सन से इन्होंने माना है। जबकि हम इतिहास लेखन में इसका वर्णन 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। और जब अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, तो 1000 ही ऑप्शन में लिखा होगा और 1000 ही होता है। केवल मिस्र बंधुओं का अगर आएगा तब आप 700 या 643 ईस्वी सन इसको मान सकते हैं। अब अगला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं के बाद आया रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का, मैंने आपको बता दिया, सबसे प्रमाणिक इतिहासकार यही थे। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, इन्होंने कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 1929 में 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, उसमें काल विभाजन किया और दोहरा नामांकन किया। ये मैंने आपको पहले बता दिया वैसे, पर फिर भी आप देख लें। तो आदिकाल, वीरगाथा काल जो 1050 से, इसी प्रकार से याद करना, आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा जो 1900 से 1984 यानी अब तक भी कह सकते हैं, या 1984 विक्रमी संवत। वीरता की प्रवृत्तियों को प्रधान मान करके इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, और शुक्ल जी ने काल विभाजन का नामांकन जो किया वो विधेयवादी पद्धति को अपनाया। शुक्ल जी ने किस पद्धति को, ये मैंने आपको बता दिया वैसे, फिर भी विधेयवादी पद्धति को इन्होंने अपनाया। अब स्पष्ट है कि आदिकाल कहते हैं शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्तियों को प्रधान मानकर उनका नाम वीरगाथा काल रखते हैं। इसी प्रकार उन्होंने मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल व आधुनिक काल को गद्यकाल कहे जाने के पक्ष में। तो उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति की और रीतिकाल में रीतित्व निरूपण की, और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही। मतलब जिस काल में जिसकी प्रधानता मैंने आपको बता दिया कि वीरता संबंधी कहानियां लिखी गई, उस टाइम राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और राजाओं के जो मतलब राज्याश्रित जो कवि होते थे, राज्याश्रित ही ज्यादातर कवि होते थे जो राजाओं के यहाँ रहा करते थे, तो उन राजाओं की वीरता की कविताएं वो लिखा करते थे। इसलिए इन ज्यादातर उस टाइम की कविताएं उस प्रकार वीर गाथा, वीरों की गाथाओं को लिखने वाली जो कविता कहानियां थी वो लिखी गई हैं, तो इसलिए इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा का नाम दिया। मध्यकाल में ज्यादातर भक्ति संबंधी कविताएं लिखी गई, जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य, जैसे सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, तो ये मध्यकाल के कवि थे। तो इस टाइम पे ज्यादातर भक्ति संबंधी काव्य लिखे गए, चाहे सगुण थे, चाहे निर्गुण थे, सरगुण निर्गुण जितने भी काव्य लिखे गए सारे भक्ति संबंधी काव्य लिखे गए, तो इसको भक्ति काल इन्होंने नाम दिया। रीतिकाल उसके बाद आया। रीतिकाल में रीतित्व, रीति के हिसाब से, मतलब राजाओं के प्रशंसित तो थे, मतलब राजाओं की वीरता की कहानियां नहीं लिखी, लेकिन राजाओं की प्रशंसित कहानियां, कविताएं, उनसे संबंधित जो कुछ भी लिखा गया, तो उस समय रीतित्व तत्व की प्रधानता थी। और इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल इसलिए लिखा कि आधुनिक काल में ही गद्य का
प्रारंभ हुआ। उससे पहले जितने भी रचनाएं हुआ करती थी रीतिकाल तक, सारी पद्य रूप में होती थी, कविता के रूप में होती थी। आपने देखा होगा रामायण के सारी चौपाई, दोहा, चौपाई, छंद ऐसे लिखे गए हैं। या कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए हैं, सबने दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, ऐसे छप्पाई, ऐसी रचनाएं लिखी। रीतिकाल तक यही वो था। लेकिन उसके बाद जो आधुनिक काल आया, आधुनिक काल में गद्य रचनाएं हुई। गद्य यानी कहानी, कविता, और कविता नहीं, कहानियां लिखी गई, रिपोर्टा, निबंध, साहित्य, इस प्रकार के रचनाएं हुई। तो इसको कहते हैं गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य की प्रधानता रही, इसलिए आधुनिक काल को ये गद्य काल कहा गया। उनके साथ वीर गाथा काल में वीरता, भक्ति काल में भक्ति, रीति काल में ऋतुत्व का निरूपण, इसलिए गद्य की प्रधानता रही। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर काल खंडों का नामांकन, इसलिए उन्होंने कहा जिस काल में जिसकी प्रधानता रही, प्रधान प्रवृत्ति रही, प्रधानता रही, उसका नामांकन रामचंद्र शुक्ल जी ने उस आधार पर किया। अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आधुनिक काल को वीरगाथा काल और पूर्व मध्य काल को भक्ति, मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों कहा। अब है, शुक्ल जी ने काल विभाजन पद्धति को दो आधार बनाए। कैसे आधार? एक था प्रधान प्रवृत्ति, जो काल विभाजन उन्होंने किया उसके दो आधार थे। एक तो प्रधान प्रवृत्ति, मतलब उस टाइम पे क्या प्रवृत्ति, मुख्य रूप से क्या चीज चलती थी उसमें, तो उस प्रकार से इन्होंने काल विभाजन। जैसे वीरगाथा काल में वीरता संबंधी कहानियां तो नहीं थी, कविताएं ही थी उस टाइम, क्योंकि पद्य रचनाएं ही होती थी, गद्य रचनाएं नहीं होती थी। तो जितनी भी पद्य रचनाएं हुई वीरता संबंधी थी, तो वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरी थी ग्रंथों की प्रसिद्धि, मतलब किस ग्रंथ को ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वीरता संबंधी ग्रंथों को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो एक तो वीरता संबंधी कविताएं लिखी गई, जो अन्य लिखी गई उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। लोग वीरता संबंधी ही कविताएं ज्यादातर पढ़ते थे, पद्य रचनाएं पढ़ते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने दो चीजों को ध्यान में रख करके, एक प्रधान प्रवृत्ति और दूसरों ग्रंथों की प्रसिद्धि, किस ग्रंथ को प्रसिद्धि मिली, दो चीजों को ध्यान में रख करके रामचंद्र शुक्ल ने इन कालखंडों का नामांकन किया। अब अगले नामांकन हुआ डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में इन्होंने लिखा, इस निम्न काल विभाजन किया। पहला किया इन्होंने संधिकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल से पहले का जो काल था, आदिकाल को नहीं, आदिकाल से जो पहले का काल था, इसको इन्होंने संधिकाल नाम दिया। संधिकाल, तो जो संधिकाल इन्होंने बताया, वो इन्होंने कहा संधिकाल 750 से लेकर 1000, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने तो बताया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बाद का जो कालखंड बताया, 1050 से 1375 इन्होंने बताया। लेकिन जो 1000 ईस्वी से जो पहले का था, 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी संवत तक, इन्होंने इसको कहा चारण काल, संधिकाल। संधिकाल राम कुमार वर्मा ने। और जब जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कहा, इसको इन्होंने चारण काल कहा। चारण काल से पहले का एक काल बताया संधिकाल। तो संधिकाल 750 विक्रमी संवत से 1000 तक, और तब 1000 से लेकर के इन्होंने 1375, 1000 से लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 1050 से माना, लेकिन इन्होंने 1000 से 1375 चारण काल यानी जो इनका आदिकाल था, वीरगाथा काल था। फिर भक्ति काल इन्होंने बताया 1375 से 1700, वही फिर रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से अब तक, यही इन्होंने भी स्पष्ट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संधिकाल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को समाविष्ट किया। जो संधिकाल जो इन्होंने आदिकाल से कुछ समय पहले का, इन्होंने 750 से लिया है
काल विभाजन को। तो चारण काल तो ठीक आया आदिकाल के समय पे, लेकिन इससे पहले की जो इन्होंने संधि काल कहा उसमें अपभ्रंश की रचनाएं ली हैं। और चारण काल और शुक्र जी के वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जैसे चारण काल को, जैसे वीर गाथा काल को इन्होंने जिसको इन्होंने आदिकाल या वीर गाथा काल कहा, तो राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। और आगे का तो सेम चला कि भक्ति काल को भक्ति काल, रीति काल को रीति काल और आधुनिक काल को आधुनिक काल ही इन्होंने कहा। संधि काल में राम कुमार वर्मा ने, मैंने बोल दिया, अपभ्रंश की रचनाएं की। अब अगला है गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में काल विभाजन किया। सबसे वैज्ञानिक इतिहास लिखा 1965 में, और तब काल विभाजन किया। और किस प्रकार से काल विभाजन किया? इन्होंने प्रारंभिक काल कहा किसको? जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल नाम दिया था। इन्होंने 1184, अब रामचंद्र शुक्ल ने 1000, सारे जितने भी इतिहासकार हुए इन्होंने 1000 ईस्वी के आसपास, यानी 1050 लिया ना इन्होंने, 1050 यानी 1050, तो इन्होंने लिया 1184 से। अब प्रारंभिक काल माना इन्होंने इतिहास लेखन का 1184 से 1350। फिर मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल 1350 से 1500, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया, ये पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल हो गया, और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जो हो गया वो हो गया आपका 1500 से 1857, और आधुनिक काल वही 1857 से 1965, जो अब तक किसी ने अब तक कहा और किसी ने 1965 तक कहा। अब गणपति चंद्रगुप्त का यह भी मत है कि हिंदी का प्रारंभिक और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिले। इन्होंने कहा कि इस टाइम पे 3 प्रकार के काव्य मिले हैं। एक धर्माश्रित काव्य, दूसरे राज्याश्रित काव्य, और तीसरे लोकाश्रित काव्य। अब धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित मैंने आपको बता दिया कैसे। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं में डॉक्टर गुप्त ने प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा थी। जैसे धार्मिक रास काव्य जो धर्म के आधार पर लिखे जाते थे, जैसे अपने अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए जो काव्य लिखे गए धर्माश्रित हुए। दूसरा उसमें क्या हुआ प्रारंभिक काल में कि संत काव्य लिखे गए। जो संत काव्य भी लिखे वो भी धर्माश्रित ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस दोनों को, जो धार्मिक रास काव्य थे और संत काव्य थे, इनको इन्होंने धर्माश्रित काव्य कहा। तो मध्यकाल में भी जो धर्माश्रित काव्य थे वो लिखे गए आपके प्रारंभिक काल में और मध्यकाल में भी, मध्यकाल के प्रारंभ में भी धर्माश्रित काव्य ही लिखे गए। जैसे संत काव्य परंपरा थी, या पौराणिक गीत परंपरा थी, या पौराणिक काव्य परंपरा थी, ये सारे रसिक ये क्या थे? धर्माश्रित काव्य थे। यानी जो धर्म से आधारित जो काव्य थे, जैसे हिंदू धर्म वालों ने हिंदू धर्म से संबंधित कविताएं लिखी, अपने देवी देवताओं के पूजन में, या उनको आधार बना करके जो कविताएं की, तो वो धर्माश्रित हो गई। या मुसलमानों ने उस प्रकार की रचनाएं, उस प्रकार की कविताएं की, तो वो अपने अपने धर्म को आश्रय बना करके जो कविताएं हुई धर्माश्रित हो गई। अब मध्यकाल के बीच में फिर लिखी गई राज्याश्रित कविताएं। राज्याश्रित कविताएं क्या थी? जैसे ऐतिहासिक रास काव्य लिखे गए, ऐतिहासिक चरित काव्य लिखे गए, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य लिखे गए, और शास्त्रीय मुक्तक काव्य लिखे गए। राज्याश्रित का मतलब था जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, जो कवि राजाओं के आश्रय में जो कवि रहते थे, तो वो उन राजाओं की वीरता का, उनका गुणगान करने में जो कविताएं लिखते थे। उस टाइम के जो राज्याश्रित जो कवि हुआ करते थे, वो उन्हीं के गुणगान में ही कविताएं किया करते थे। तो उस टाइम इन्होंने कहा वो राज्याश्रित कवि थे। अब अगला था लोकाश्रित काव्य। अब लोकाश्रित काव्य कैसे थे? जैसे रोमांसिक कथा या काव्य करना, स्वच्छंद प्रेम की काव्य रचना, जिन्होंने रोमांटिक जो कविताएं लिखी या स्वच्छंद प्रेम कविताएं लिखी, तो वो लोगों को ध्यान में रखे, लोगों के हाव भावों को, लोगों के विचारों को, उस टाइम की जो रचनाएं, जो कविताएं हुई, जो जितने भी रचनाएं उस टाइम हुई, तो वो हुई लोकाश्रित।
धर्माश्रित, धर्म से आश्रित, राज्याश्रित जो राज्याश्रित जो कवि राजाओं के प्रशंसा में जो गुणगान करते थे, और तब लोकाश्रित जो लोगों के जो रोमांटिक कविताएं थी या स्वच्छंद प्रेम काव्य थे, प्रेम काव्य जो होते हैं, तो वो उस प्रकार के वो लोकाश्रित काव्य हुए। अब अगला था जो विभिन्न कालखंडों का नामांकन। अब जो आदिकाल था, अब अलग अलग ढंग से आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चारण काल नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, और बीज बपन काल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन ने, और आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने, और प्रारंभिक काल कहा गणपत चंद्र गुप्त ने। आदिकाल के इतने नाम थे, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसको चारण काल ही कहा था। राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसको चारण काल नाम दिया था। तो जो ये आदिकाल के जो नाम हैं, इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो इसको नोट कर देना। ये नाम पूछे जाते हैं, जैसे लिखा होता है सिद्ध सामंत युग किसने कहा था आदिकाल को, तो नाम दिया होगा राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब आपको पता होगा तभी आप राहुल सांकृत्यायन लिख पाएंगे। तो इसके इतने नाम हैं, और अलग अलग नामों से अलग अलग कवियों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, चारण काल राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने, और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसको दिया। किसको? आदिकाल को। अब ये अच्छे से आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करना, जो मेरे चैनल पर नहीं आए हैं कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, और देखते रहना मेरे चैनल को।